आज हम लोग तर्क संग्रह के तीसरे भाग में कारण पढ़ते हैं। कारण, करण और सन्निकर्ष आज हम लोग देखेंगे। तो करण किसे कहते हैं, तो करण को लेकर के सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो करण का लक्षण है असाधारणम, असाधारण कारणम करणम, यानी कि असाधारण कारण को करण कहते हैं, असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो ये तो जान लेंगे कि असाधारण कारण को करण कहते हैं, लेकिन असाधारण कारण क्या है, तो उससे पहले हमें कारण को जानना पड़ेगा। तो कारण का लक्षण है कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, कार्य नियत पूर्ववृत्ति, यानी कि किसी भी कार्य से ठीक पूर्व में रहने वाली जो वृत्ति होती है, किसी भी कार्य से नियत पूर्व में रहने वाली जो अवस्था है, पूर्व में रहने वाली जो हेतु है, उसी को कारण कहा जाता है, उसे ही कारण कहा जाता है। और यह कारण जब क्या हो, कारण दो प्रकार के हो सकते हैं, सामान्य और असामान्य। तो जो सामान्य हो वो नहीं, जो असामान्य हो, एकदम विशेष हो, तो वह जो विशेष कारण है उसी को करण कहते हैं। तो इसीलिए करण का लक्षण क्या हो गया, असाधारण कारणम करणम, यानी कि असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो असाधारण कारण यानी कि विशेष कारण को करण कहते हैं। और कारण किसे कहते हैं, तो कारण क्या है, तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, यानी कि कार्य के ठीक कार्य के पूर्व में जो रहने वाली वृत्ति है उसे पूर्व वृत्ति को क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। ठीक है। तो और उस असाधारण कारण को करण कहा जाता है। यह जो कारण है वो तीन प्रकार के हैं। कारण तीन प्रकार के कहे गए हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के, तो समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो इसमें से समवायी कारण किसे कहते हैं, असमवायी कारण किसे कहते हैं और निमित्त कारण किसे कहते हैं, इसको हम लोग एक नज़र से देख लेते हैं। तो समवायी कारण किसे कहते हैं, तो यत समवेतम कार्यमुत्पद्यते तत्समवायी कारणम। यत समवेतम, जिसके समवेत होने से, जिसके जुड़ने से, जिस वस्तु या पदार्थ के यत समवेतम, समवेत मतलब होता है जुड़ना, तो यत समवेतम जिसके जुड़ने से कार्यम उत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति होती है, उसको ही समवायी कारण कहते हैं। यानी कि जो मूल कारण है, जिसके जुड़ने से, जिसके संयोग से कार्य की उत्पत्ति होती है, यानी कि कार्य के अवस्था से ठीक पूर्व जो अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण कारण है, उसी को समवायी कारण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में इसका अगर देखा जाए तो जैसे तंतु है और इस तंतु से बना पट, पट का अर्थ होता है कपड़ा। ठीक है। तो यह कपड़ा कैसे बना, तंतु से। तो ये पट के प्रति ये जो तंतु है, तंतु क्या हो गया, समवायी कारण। ठीक है। वैसे ही पटरूप है, पटरूप, तो पटरूप के जो है वह पट, पट यानी कि कपड़ा, कपड़े में रहने वाला उसका रंग रूप, तो पट में पटरूप, इन दोनों का आपस में क्या हो गया, समवायी कारण हो गया। क्योंकि जो पट में रूप रहेगा, पट में जो रंग रहेगा, तंतु में जो रंग रहेगा, वही पटरूप होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि समवायी कारण यानी कि कार्य से ठीक पहले जो वृत्ति अवस्था है, कार्य जिसके जुड़ने से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे ही समवायी कारण कहा जाता है। जैसे अगर घड़ा है, अगर देखा जाए तो घड़े को ले लीजिए, तो यह जो घड़ा है वह कैसे बनेगा, तो इसके इसके पहले कपाल होना चाहिए। वह कपाल क्या है, यानी कि वह जो घड़े का जो दो भाग होते हैं, वह पहले दोनों भाग अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ करके पूरे घड़े का निर्माण किया जाता है। तो इस घड़े निर्माण से पहले जो कपाल है, कपाल द्वय, यानी कि दो कपाल जो जब मिल करके आगे घड़े बनते हैं, तो यह कपालद्वय का जो संयोग हो गया, कपालद्वय हो गया, ये क्या है, घड़े का समवायी कारण है। तो ये जो आपसी संबंध होते हैं यह समवायी कारण होते हैं। समवायी कारण को अन्य कई तरीकों से समझा जा सकता है। बस इसमें यही आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जिसके
यत् समवेतम कार्य मुत्पद्यते, जिसके जुड़ने से ही कार्य की ठीक उत्पत्ति होती है। यत् समवेतम, जिसके समवेत से जुड़ने से कार्य उत्पद्यते, कार्य की उत्पत्ति होती है, उसी संबंध को, उसी को समवायी कारण कहते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे तंतु पट का समवायी कारण हो गया, जो कपाल है, कपाल घट का समवायी कारण हो गया। ठीक है, अगर ए इसके प्रति समवायी कारण है। वैसे ही क्या है, अगर घट रूप है, घट रूप है, पट में पट रूप है, तो पट रूप में पट के प्रति और घट रूप घट के प्रति, इन दोनों में सब में समवायी कारण है। तो पट रूप पट के प्रति समवायी कारण, पट तंतु के प्रति समवायी कारण, यानी कि तंतु और पट में आपस में समवायी कारण है। कपाल और घट में आपस में समवायी कारण है। पट रूप और पट में आपस में समवायी कारण है। घट और घट रूप में आपस में समवायी कारण है। एक ध्यान दे दिए। अब इससे जुड़े तथ्य एक है असमवायी कारण। असमवायी कारण को समझना बहुत ही पेचीदा होता है, तो इसको दो तीन तरीके से हम लोग समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। तो कार्येण कारणेन वा सहैकस्मिन् अर्थे समवेतम यत् कारणम, सत नहीं, यत् कारणम असमवायी कारणम, यानी कि कार्य के द्वारा अथवा कारण के द्वारा, कार्य अथवा कारण के साथ एक ही अधिकरण में जो समवाय संबंध से विद्यमान रहता हो, उसे ही समवायी कारण, असमवायी कारण कहते हैं। यानी कि कार्य अथवा कारण एक ही अधिकरण में जब रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं, कार्य अथवा कारण एक ही अधिकरण में जहाँ पर समवाय संबंध से होते हैं, उसको असमवायी कारण कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, पट रूप और पट, ये दोनों कहाँ रहते हैं? पट रूप और पट, ये दोनों कहाँ रह रहे हैं? समवाय संबंध से तंतु में रहते हैं। तो पट रूप तंतु के प्रति असमवायी कारण हो जाएगा। ठीक है, बस इसमें ध्यान ही देना है। एक बार और से मैं इसको थोड़ा स्पष्ट लिख करके आपको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें बस आपको ये ध्यान देना है, जैसे तंतु है, थोड़ा इधर से लिखता हूँ, तंतु है, तंतु से बना पट, पट मतलब कपड़ा, और पट में रहता है पट रूप। पट रूप का अर्थ होता है कपड़े का रंग। ठीक है, तो अब देख लीजिए, तंतु पट के प्रति ये क्या है? समवायी कारण है। ठीक है, पट रूप के प्रति समवायी कारण है। ये तो क्लियर है हम लोग समवाय संबंध से, क्योंकि पट रूप समवाय संबंध से पट में रहता है, इसलिए समवायी कारण है। पट समवाय संबंध से तंतु में रहता है, इसलिए वो समवायी कारण है। लेकिन जब असमवायी कारण में हम आते हैं, तो जहाँ पर क्या है, कार्येण कारणेन वा, जहाँ पर कार्य अथवा कारण, इन दोनों का जो अधिकरण है, ये कार्य अथवा कारण जो है, इन दोनों का अधिकरण है, जहाँ पर ये दोनों ही रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं? असमवायी कारण कहते हैं। तो पट और पट रूप ये दोनों समवाय संबंध से तंतु में रहते हैं, इसलिए ये जो पट रूप है, ये तंतु के प्रति क्या हो गया? असमवायी कारण हो गया। पट रूप पट के प्रति समवायी कारण है, पट तंतु के प्रति समवायी कारण है, लेकिन पट रूप तंतु के प्रति असमवायी कारण है। वैसे ही मान लीजिए, इस तंतु में भी तंतु रूप है, इस तंतु में भी तंतु रूप है, तो तंतु रूप पट के प्रति असमवायी कारण हो जाएगा, या तंतु रूप पट रूप के प्रति असमवायी कारण हो जाएगा। वैसे ही हम घड़े को लेकर के देख लेते हैं। कपाल, इससे बन गया घट, गड़ा, और घड़े में हो गया घट रूप। तो ये जो घट रूप है, समवाय संबंध से घट में रहता है। ठीक है, घट रूप से पहले घट है, तो इन दोनों का आपस में समवायी कारण है। घट कपाल के प्रति समवायी कारण है, क्योंकि घट ठीक उसकी पूर्वावस्था
कपाल है, तो इसलिए इन दोनों का आपस में समवाय संबंध है। लेकिन घटरूप का कपाल के प्रति, घट और घटरूप दोनों कार्य अथवा और कारण दोनों जहाँ पर एक ही में निवास करे, समवाय संबंध से एक ही में निवास करते हैं, उस आधार को क्या कहते हैं? असमवायी कारण। तो घटरूप और घट दोनों समवाय संबंध से कपाल में रहते हैं, इसका आधार कपाल है, इसलिए घटरूप कपाल के प्रति क्या हो गया? असमवायी कारण हो जाता है, असमवायी कारण। तो कोई भी जब प्रत्यक्ष तुरंत जहाँ कार्य और ठीक उससे पहले वाला जो कारण, ये दोनों की जब बात करें तो ये समवाय संबंध, इन दोनों की जब बात करें तो समवाय संबंध यानी कि समवायी कारण। और जहाँ पर एक स्टेप छोड़ करके आगे वाला है वह एक दूसरे के प्रति असमवायी कारण हो जाते हैं। ठीक है, इसी में अगर हम लोग जोड़ दें घट रूपत्व, घट रूपत्व का अर्थ है घट रूप में रहने वाला जो उसका धर्म है। घट रूपत्व का अर्थ होता है घट के रंग में रहने वाला जो धर्म है वह। तो घट रूपत्व और घट रूप ये आपस में समवायी कारण है, ये आपस में घट रूप आपस में समवायी कारण है। लेकिन यह घट रूप और घट रूपत्व दोनों क्या है? इन दोनों का आधार है घट। तो घट रूपत्व घट के प्रति क्या हो जाएंगे? असमवायी कारण हो जाएगा। घट रूपत्व कपाल के प्रति क्या हो जाएगा? असमवायी कारण हो जाएगा। यही समवायी और असमवायी में फ़र्क है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी कि प्रत्यक्ष जो संबंध है, यह जो प्रत्यक्ष संबंध है दोनों का, वह क्या होता है? समवायी कारण। और जब इसी को दूर वाला संबंध एक छोड़ करके अगला स्टेप वाला या दो स्टेप छोड़ करके अगला वाला जो हो जाता है वह हो जाता है असमवायी कारण। अब इसके बाद हम लोग आते हैं निमित्त कारण में। निमित्त कारण सबसे आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि इसका लक्षण क्या है? तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, यानी कि समवायी और असमवायी इन दोनों से जो भिन्न कारण है, तद उभय भिन्नम, इन दोनों से जो भिन्न कारण है उसी कारण को क्या कहते हैं? निमित्त कारण कहते हैं। समवायी और असमवायी इन दोनों से जो भिन्न कारण है उस कारण को निमित्त कारण कहते हैं। तो निमित्त में क्या आ जाएगा? अब जैसे घड़ा हो गया, तो इस घड़े को बनाने के लिए जो जिस साधन सामग्री की आवश्यकता होती है, इसके घड़े के बनाने में जिस भी तत्व का सहायक होते हैं वह सभी सहायक क्या हो जाते हैं? निमित्त कारण हो जाते हैं। जैसे कुम्हार मतलब कुम्हार, जो कुम्हार जो घड़ा बनाने वाला है वह, ठीक है, वह जो कुम्हार है वो मिट्टी जिससे लाया, वह जैसे पहले के लोग गधे से ढो कर के लाते थे, तो गधा आज के समय अगर किसी साधन से लाते हैं, गाड़ी से लाते हैं, बाइक से लाते हैं, तो वह साधन निमित्त कारण हो जाएगा। उसमें पानी डालना, उसको आपस में उसका पेस्ट बनाना, फिर उसको चाक पर रखना, उसको चलाना, तो पहले के समय वो डंडे से चलाया जाता था। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया तो स्विच दबाइए, बिजली मोटर से चलने लगता है। तो ये सभी चीज़ क्या है? उसके सहायक है, और वह जितने भी सहायक तत्व हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? निमित्त कारण में आते हैं। तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में 3 प्रकार के कारण होते हैं। किसी भी प्रकार के जो कार्य हैं उस कार्य की उत्पत्ति में 3 चीज़ है। वह 3 चीज़ क्या क्या है? 3 कारण होते हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण जो प्रत्यक्ष का है, जैसे हम लोगों ने बताया कि पट, और इस ये जो पट है यानी कि कपड़ा, उस कपड़े के निर्माण में ठीक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तंतु की, धागे की। तो यह पट के प्रति धागा जो हो गया ये समवायी कारण हो गया। ठीक है, ये समवायी है। असमवायी क्या हो जाता है कि जब उसी में एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि कार्य और कारण दोनों का जो निवास स्थान है, कार्य और कारण का जो आधार है, कार्य और कारण जहाँ पर समवाय संबंध से रहते हैं वह जो आधार है उसी को असमवायी कारण कहते हैं। तो पट रूप और पट ये दोनों समवाय संबंध से तंतु में रहते हैं, धागे में रहते हैं, इसलिए पट रूप तंतु के प्रति क्या हो जाता है? असमवायी कारण हो जाता है। और ये पट निर्माण में, कपड़े के निर्माण में, ये जो कपड़ा निर्माण है उसको बनाने वाला जो भी सामग्री है, चाहे वो रुई हो गया या बनाने के लिए जो उसका मशीन लगाते हैं वह हो गया, वो जो बुनकर है या जुलहे है वह हो गया, या उसके सहायक जो भी तत्व हो गए,
वह सभी क्या हो जाएंगे, निमित्त कारण में आते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ में, वह है षड्विध सन्निकर्ष। 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय का सन्निकर्ष होता है। तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य हो जो होता है, जब तक लक्षण में लिख देता हूँ, ये प्रत्यक्ष का लक्षण है इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यानी कि इंद्रिय का हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय है। उन पांचों ज्ञान इंद्रिय का जब अपने अर्थ के प्रति, अर्थ का अर्थ यहाँ पर अर्थ है विषय, तो जब इंद्रिय हमारी जो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं वह अपने विषय के प्रति जब उनका क्या होता है, सन्निकर्ष होता है। सन्निकर्ष मतलब होता है संबंध या जुड़ाव, जुड़ाव से समझिए, या संयोग, ठीक है। तो इंद्रिय अपने विषय से, इंद्रियों का ये पांचों जो इंद्रिय हैं, ये 5 इंद्रिय हैं, इन 5 इंद्रियों का अपना अपना विषय है। जैसे चक्षु का विषय है देखना, तो यह जो चक्षु है वो देखने क्रिया के द्वारा, या चक्षु अपने रूप के द्वारा, चक्षु अपने विषय का, चक्षु का अपने विषय के साथ जो संयोग होता है, चक्षु का अपने अर्थ के साथ, विषय के साथ जो संयोग होता है, उससे जो उत्पन्न, जन्य मतलब हो गया उत्पन्न, उससे जो उत्पन्न ज्ञान है उसी ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। यानी कि हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रिय जो हैं, कौन कौन से, जो नेत्र इत्यादि, उन 5 ज्ञान इंद्रियों से जब हम क्या करते हैं, विषय से संबंध होता है और उससे उत्पन्न जो ज्ञान होता है। जैसे हमने आंखों से वस्तु देखा और देखते ही हमें पता लग गया कि यह घड़ा है, तो हमारे जो नेत्र ज्ञान इंद्रिय है इसके द्वारा क्या हुआ, विषय का पता चला कि यह घड़ा है। इससे उत्पन्न ज्ञान क्या हुआ कि यह घड़ा है। पहले तो हमारे नेत्र का उस विषय यानी कि घड़े से संयोग हुआ, हमारे इंद्रिय का, नेत्र का घड़े से संयोग हुआ। इस घड़े से किस ज्ञान की उत्पन्न, इस संयोग से ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि यह घड़ा है, यह भगवे रंग का है। तो इस प्रकार से ये जो उत्पन्न ज्ञान हुआ, उसी उत्पन्न ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी प्रकार से क्या है कि जब हम अपने श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा यानी कि कान के द्वारा किसी शब्द को सुनते हैं और हम वह शब्द सुन करके जिस हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस उत्पन्न ज्ञान को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। वैसे ही हमारे त्वक इंद्रिय हो गया, उस त्वक इंद्रिय के द्वारा जब हमें कुछ महसूस होता है कि यह ठंडा है, गर्म है, इस प्रकार का महसूस होता है, तो इस उत्पन्न ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो ऐसे ही जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, वैसे ही जिह्वा हो गया। तो जिह्वा से क्या है, जब हम कोई वस्तु खा रहे हैं तो उसका टेस्ट हमें पता चल रहा है, तो उत्पन्न ये जो टेस्ट है, उत्पन्न जो टेस्ट का ज्ञान है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि जो भी ये जो 5 ज्ञान इंद्रिय है, इन 5 ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जब हम क्या करते हैं, उनका विषय वस्तु से संयोग होता है और उससे जो उत्पन्न ज्ञान होता है, उस उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यह जो संयोग होता है वह संयोग 6 प्रकार से होता है। यह जो संयोग है वह संयोग 6 प्रकार से होता है। इसीलिए इस 6 को 6 सन्निकर्ष का नाम दिया गया है। 6 सन्निकर्ष इसको कहा गया है। तो षड सन्निकर्ष जो है उसी का हम लोग प्रकरण इसमें देख रहे हैं कि ये षड्विध सन्निकर्ष किस प्रकार से। तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान, तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जो मूल हेतु है, प्रत्यक्ष ज्ञान का जो संयोग है, सन्निकर्ष है, वह 6 प्रकार से होता है। तो ये षड्विध सन्निकर्ष हम लोग देखते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का करण होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणम सन्निकर्ष,
जो प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होता है उसको सन्निकर्ष कहते हैं। यह सन्निकर्ष और यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान दो प्रकार का होता है। कौन कौन से ज्ञान होता है? तो यह निर्विकल्पक और सविकल्पक। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पक, जो निष्प्रकारक ज्ञान होता है उसको निर्विकल्पक कहते हैं। जो सब प्रकार ज्ञान होता है उसको सविकल्पक कहते हैं। तो निष्प्रकारक ज्ञान किसे कहते हैं और सब प्रकार ज्ञान किसे कहते हैं, उसको एक लाइन में समझिए कि निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, यानी कि जिसमें क्या है कि जो निष्प्रकारक ज्ञान हो, निष्प्रकारक यानी कि विशेषण विशेष इत्यादि से जो रहित ज्ञान हो, जिसमें विशेष और विशेषण का संबंध का भान न हो, उस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको निर्विकल्पक कहा जाता है। यथा इसमें यह जैसे यह कुछ है, यह थोड़ा है, यह बहुत है, इस प्रकार का जो है, यानी कि जहाँ विशेषण विशेष का संबंध न हो, तो इस प्रकार का जो ज्ञान होता है उसको निर्विकल्पक कहते हैं। सविकल्पक कहते हैं सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पकम, यानी कि सब प्रकार ज्ञान को, यहाँ जहाँ पर विशेषण और विशेष दोनों का आपस में संबंध हो, वैसे ही उस ज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते हैं। जैसे क्या है कि यह मनुष्य है, यह मनुष्य है, यह काले रंग का है। तो यहाँ पर यह मनुष्य है, यह काले रंग का है, यह विशेष हो गया, यह विशेषण हो गया। तो इस प्रकार का विशेष और विशेषण पूर्वक जो ज्ञान होता है उसी को बोलते हैं सविकल्पक ज्ञान। तो यह जो प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है वह दो प्रकार का हो जाता है। कौन कौन से? निर्विकल्पक और सविकल्पक। चलिए अब हम लोग यह जो सन्निकर्ष होता है, जहाँ इंद्रिय का अर्थ के प्रति, इंद्रिय का अपने विषय के प्रति जो सन्निकर्ष होता है, वह सन्निकर्ष कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के कहे गए हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है षड्विध सन्निकर्ष। षड्विध सन्निकर्ष इसको बोलते हैं, षड्विध सन्निकर्ष, यानी कि यह सन्निकर्ष 6 प्रकार के कहे गए हैं। तो वह 6 प्रकार के जो सन्निकर्ष है कौन कौन से हैं? तो उनका नाम है संयोगः, उसका नाम है संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः और विशेषण विशेष भाव। ये 6 इसके नाम हैं। ये जो सन्निकर्ष हैं ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सन्निकर्ष का नाम है। यानी कि संयोगः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेष भावश्चेति। नाम याद रखना आसान है। संयोगः, आगे संयुक्त जोड़ दीजिए तो संयुक्त समवायः, बीच में समवेत जोड़ दीजिए तो संयुक्त समवेत समवायः हो जाएगा, संयुक्त समवेत समवायः। फिर आगे क्या करें, अगले वाले में क्या करिए, संयुक्त को हटा दीजिए, समवेत को हटा दीजिए तो समवायः, बाद में इन दोनों को रख दीजिए तो समवेत समवायः, और छठा वाला बिल्कुल अलग है, वो है विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। अब ये किस प्रकार से ये संयोग करवाते हैं अपने विषय का, इंद्रिय का अपने विषय के प्रति किस प्रकार से संयोग होता है और उससे किस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति होती है, इसमें हम लोग वही समझते हैं। तो जो पहला है इसका वह है संयोग सन्निकर्ष। तो संयोग सन्निकर्ष कैसे होता है? जब इसका लक्षण है चक्षुषा घट, चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने, प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष। इसका अर्थ है चक्षु का घट प्रत्यक्ष के प्रति, चक्षु घट प्रत्यक्ष के प्रति जो उत्पन्न संयोग है, चक्षु का घट प्रत्यक्ष के प्रति जो उसके उत्पन्न होने में जो संयोग है उसी को संयोग सन्निकर्ष कहा जाता है। जैसे हो गया चक्षु और ये हो गया घड़ा, तो चक्षु घड़ा को, चक्षु पहले क्या है, घड़ा को देखा, तो इससे उत्पन्न जो ज्ञान है, चक्षु का
घड़े से संयोग हुआ, तो चक्षु का घट से जो संयोग है उसी को क्या कहते हैं? संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। उसी को संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। ठीक है। तो चक्षु क्या किया? चक्षु डायरेक्ट घड़े को देखा और इससे उत्पन्न ज्ञान क्या हुआ कि यह घड़ा है। तो यह घड़ा है, यह इस प्रकार का जो ज्ञान हुआ वह संयोग सन्निकर्ष के द्वारा होता है। दूसरा क्या है? दूसरा जो लक्ष्य दूसरा है संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय में हम लोग का सबसे पहले जरूरी चीज़ यह आएगा जो हम लोग पीछे पीछे पढ़े हैं, कारण। उसमें उस कारण में जो समवायी कारण है, समवायी कारण, जिसमें जो क्या होता है अपने ठीक पहले वाले में समवाय संबंध से रहता है। कोई वस्तु जो उसमें समवाय संबंध से रहता है उसको समवायी कारण कहते हैं। हम लोग पीछे भी पढ़े हैं। जैसे क्या है हम लोग वहाँ देख रहे थे कि जो घट है वह कपाल से बना है, वह कपाल से बना है घट, और इस घट में रहता है घट रूप। ठीक, इस घट रूप में भी रहता है घट रूपत्व, घट रूपत्व। ये चार चीज़ें अगर हम लोग समझ लेते हैं तो ये तीनों चीज़ समझ में आसानी से समझ में आ जाएगी। तो कपाल घट, ये कपाल से घट बना, इस घट में घट रूप रहा, इस घट रूप में घट रूपत्व रहता है। कपाल से घट बनता है, इस घट में घट रूप रहता है, इस घट रूप में घट रूपत्व रहता है, यानी कि घट में रहने वाले जो रंग है उसका धर्म। ठीक, यह घट रूप में रहता है, घट रूप घट में रहता है और घट कपाल से बनता है। इन सभी का आपस में समवायी कारण है, इन सभी का आपस में समवायी कारण, यानी कि कपाल घट के प्रति समवायी कारण है, घट रूप घट के प्रति समवायी कारण है, घट रूपत्व घट रूप के प्रति समवायी कारण है। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि अपने आँखों से घड़े को देखा, ये घड़े का क्या हुआ? संयोग हुआ, तो इसलिए संयोग। अब इस घड़े का जो रंग है, इस घड़े का जो रंग है, जब उसकी हम बात करते हैं, चक्षु का हमने क्या किया? घड़े से संयोग हुआ, चक्षु का घड़े से संयोग हुआ और उस संयोग से उत्पन्न ज्ञान यह हुआ कि इस घड़े, यह जो घड़ा है वो इन इन रंगों का है। ये जो घड़ा है वो किस किस इन इन रंगों का है। तो चक्षु का घड़े के साथ जो हुआ उसको क्या, वो संयोग था। चक्षु का घड़े के साथ जो हुआ वह संयोग है। इस संयोग के आँखों ने घड़े को देखा, यह संयोग है, और देख करके पता चला कि इस घड़े का यह रंग है, घड़े का यह कोई रंग है। तो घड़ा और ये जो रूप है घट रूप, तो घड़े का जो रंग है उसको किस में समवाय संबंध से रहता है? घड़े में। तो इसको बोलते हैं समवाय संबंध, इसको बोलते हैं समवाय संबंध। तो यह जो समवाय संबंध जिसमें रहता है उसी, ठीक, तो उसी को देख लीजिए। तो चक्षु का घड़े से हो गया संयोग सन्निकर्ष, और घड़े में जो घड़े का रंग है वो रहता है समवाय संबंध से, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त समवाय। संयोग को ही संयुक्त भी बोलते हैं, संयोग को ही संयुक्त बोलते हैं। जब संयोग अकेला अकेला रहता है तो संयोग रहता है, जब दो समवाय के साथ जुड़ा रहता है तो उसको संयुक्त बोल देते हैं। तो आप इसके क्या हो गया? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, यानी कि चक्षु घड़े को देखा, तो चक्षु और घड़े के प्रति हो गया संयोग, जिसका हम लोगों ने नाम दे दिया संयुक्त। और उस घड़े में जो रूप है, इस घड़े में जो रूप है जो समवाय संबंध से रहता है, तो हो गया क्या? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब इस रूप में एक धर्म है रूपत्व। इस रूप में ये जो रूप है, इस रूप में एक है रूपत्व। तो यह जो रूपत्व है वो इसमें समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। और घट रूप घट में समवाय संबंध से रहता है। तो समवाय और समवाय, जहाँ समवाय और समवाय दो बार आ जाता है उसको बोलते हैं समवेत समवाय। समवाय समवाय को समवेत समवाय कहा जाता है। ठीक है। समवाय और समवाय जहाँ पर दो बार आ जाए वहाँ समवेत समवाय हो जाता है। तो अब देख लीजिए, चक्षु घड़े को देखा, चक्षु घड़े को देखा तो क्या हुआ?
संयोग, इसी संयोग का नाम हमने रख दिया क्या, संयुक्त। दूसरा, उस घड़े में रूप है, तो घड़ा रूप के प्रति क्या हो गया, समवाय। और रूप में एक धर्म है रूपत्व वाला, रूप में धर्म है रूपत्व वाला, तो रूपत्व रूप में रहता है समवाय संबंध से। तो ये जो समवाय समवाय है, दो बार समवाय समवाय को क्या कहते हैं, अभी हम लोग बात कर रहे थे समवेत समवाय, तो इसलिए क्या हो गया, संयुक्त समवेत समवाय, ये तीसरा हो गया। इसमें आपको इन तीनों को समझने के लिए सबसे आसान, ये तो बहुत आसान है, इसको समझने के लिए ज़्यादा प्रपंच करना ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि चक्षु का डायरेक्ट घड़े से संबंध होता है, तो चक्षु और घड़े का आपस में जो है वह संयोग है, इसलिए उसको बोलते हैं संयोग सन्निकर्ष। ठीक है। और इनको समझने के लिए आपको वही कारण पहले समझना पड़ेगा। वह कारण किस प्रकार से आप समझ पाइएगा, तो वह कारण समझने के लिए सबसे पहले उसमें जो समवायी कारण है उसको जानना पड़ेगा। वह समवायी कारण क्या है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये जो कपाल है, कपाल से बना घट, और घट में रहता है घट रूप, और घट रूप में रहता है घट रूपत्व। तो घट रूपत्व इसमें समवायी कारण से रहता है, समवायी कारण, ये इसमें समवायी कारण से रहता है, और ये इसमें समवायी कारण से रहता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो चक्षु घट का हो गया क्या, संयोग, और इस संयोग को हमने नाम दे दिया था एक संयुक्त, क्योंकि संयोग को संयुक्त भी बोलते हैं। तो चक्षु का घट के प्रति हो गया संयोग, और इस घट में जो ये रूप है, रंग है, इस घट में जो रंग है, वह घट में जो रंग है वह इस घट में जो ये रूप है, रंग है, वो समवाय संबंध से होता है, इसलिए इसको बोल दिए समवाय। तो संयुक्त यहाँ से ले लीजिए, चक्षु का घट के प्रति संयुक्त, और घड़े के रंग के प्रति समवाय, तो ये हो गया संबंध संयुक्त समवाय। ये जो हो गया इसका नाम क्या हो गया, संयुक्त समवाय। ठीक है। चलिए अब आते हैं इस वाले में, इस वाले को भी आसानी से समझ लेते हैं, इसमें भी आपको बहुत समस्या नहीं होगी। चलिए, तो चक्षु का घड़े से हो गया, संयोग, जिसका हम लोगों ने नाम रख दिया था संयुक्त। ठीक है, इस संयुक्त को ही क्या बोलते हैं, संयुक्त। अब दूसरा क्या है, इस घड़े में जो रूप है, इस घड़े में रूप है, तो इस घड़े में रूप है, इसको बोलते हैं समवाय। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, समवाय। और इस घट रूप में घट रूपत्व है, इस घट में घट रूपत्व है, इसको भी बोलते हैं समवाय। और जहाँ दो बार समवाय होता है उसको बोलते हैं समवेत समवाय। तो ये संयोग हो गया संयुक्त, और ये समवाय हो गया समवेत समवाय। इसलिए जब बात करते हैं चक्षुषा घट रूपत्व प्रत्यक्ष जनने, अब इसको इस तरह से इन तीनों को अलग अलग कर लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब हम चक्षु का घट के प्रति जब करेंगे, चक्षु का घट के प्रति, तो संयोग सन्निकर्ष। जब चक्षु का हम लोग क्या करेंगे, घट रूप के प्रति करेंगे, तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। और जब चक्षु का हम घट रूपत्व के प्रति करेंगे, तो वहाँ जब हम चक्षु का घट रूपत्व के प्रति करेंगे, तो वहाँ पर हो जाएगा संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष। बहुत आसान है, चक्षु का घट के प्रति संयोग सन्निकर्ष, क्योंकि यहाँ पर चक्षु और घड़े का आपस में डायरेक्ट संबंध हो रहा है। चक्षु आँख जो है वो आँख का घड़े से संयोग हो रहा है, इसलिए संयोग सन्निकर्ष। आँख के द्वारा घड़े का संयोग हो रहा है, और घट में जो रूप है वो समवाय संबंध से रहता है,
तो क्या हो गया, संयुक्त समवाय। वैसे ही जो चक्षु है वो घट में संयोग सन्निकर्ष से रहता है। चक्षु का घट के साथ संयोग सन्निकर्ष हुआ, संयोग को ही संयुक्त बोलते हैं। तो चक्षु का घट के साथ संयुक्त सन्निकर्ष हुआ, और घट घट रूप के साथ समवाय संबंध से रहता है, और रूप रूपत्व में समवाय संबंध से रहता है। इसलिए दो समवाय संबंध से रहने वाले को समवेत समवाय कहते हैं। तो संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष हो जाता है। बहुत आसान है, और ये समझ में आ गया तो आगे वाला भी आसानी से समझ में आ जाता है। आगे वाला इसलिए अब देख लीजिए, समवाय सन्निकर्ष में क्या है। समवाय सन्निकर्ष आसान है। जब हम क्या करते हैं, स्रोत के द्वारा, स्रोत हो गया आपका कान, इन कान के द्वारा जब हम शब्दों को सुनते हैं, या इस कान से हम जब शब्द को सुनते हैं, तो शब्द को देख नहीं सकते, तो इसलिए इसमें संयोग सन्निकर्ष नहीं होता। वह शब्द को क्या करते हैं, शब्द कहीं भी ध्वनित हो रहा है तो हमारे कानों में आकर के वो रह गूंजेगा ही, तो उनका क्या समवाय संबंध होता है। स्रोत का शब्द के साथ आपस में समवाय संबंध होता है, तो इसलिए क्या हो गया, वह समवाय संबंध है। अगर इसी में शब्दत्व की बात कर दें, इसी में शब्दत्व की बात कर दें, तो शब्द में जो शब्दत्व होता है वह समवाय संबंध से रहता है। तो स्रोत शब्द के साथ क्या होता है, समवाय संबंध से, और शब्द शब्दत्व के साथ समवाय संबंध से। और जब दो बार समवाय आए तो उनको बोल देते हैं क्या, समवेत समवाय। तो इसलिए जब हम बात करें स्रोत का शब्द के साथ तो समवाय सन्निकर्ष, और स्रोत के साथ शब्दत्व साक्षात्कार का तो समवेत समवाय सन्निकर्ष हो जाता है। स्रोत का शब्द के साथ समवाय सन्निकर्ष, स्रोत का शब्दत्व के साथ, स्रोत का शब्दत्व के साथ जब करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा समवेत समवाय सन्निकर्ष। अब हम लोग लास्ट इसका सन्निकर्ष का देखते हैं। लास्ट सन्निकर्ष क्या है, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष। यह विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष एक ही जगह होता है, अभाव प्रत्यक्ष जनने। क्या है, अभाव प्रत्यक्ष जनने। अभाव प्रत्यक्ष जनन में, अभाव प्रत्यक्ष जनन में अगर किसी भी वस्तु का अभाव हो तो उस अभाव के प्रत्यक्ष जनन में क्या है, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष होता है। यानी कि कहीं पर भी किसी वस्तु का अभाव है, जैसे यहाँ पर घड़ा का अभाव है, घड़ा का अभाव है, तो यहाँ पर घड़ा नहीं है, तो इसलिए क्या है कि घड़े का अभाव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, घड़े का अभाव दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष हो गया। जहाँ पर भी जो वस्तु उपस्थित नहीं है अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है, विशेषण विशेष से भाव सन्निकर्ष होता है। तो इस प्रकार क्या है, ये 6 जो सन्निकर्ष होते हैं ये प्रत्यक्ष ज्ञान के हेतु हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमुख कारण है। इसलिए क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान के जो ये 6 सन्निकर्ष हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान के साक्षात सन्निकर्ष कहे गए, साक्षात हेतु कहे गए हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अनुमान खंड इत्यादि देखेंगे।